Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies class 11th, we will continue the chapter Forms of Business Organization, and in that today we will discuss the partnership business. We have already discussed about the sole proprietorship business and joint Hindu family business. तो joint Hindu family business क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप के फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम थर्ड फॉर्म ऑफ जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम जो पार्टनरशिप बिजनेस जो है, साझेदारी व्यवसाय इसको हिंदी में कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप जो है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of the legal business carried on by all or any one of them acting for all। तो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, जिसके अंतर्गत पार्टनरशिप की जाती है पार्टनर्स के द्वारा, और वो जो रूल्स हैं और प्रिंसिप उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, वो सारी इस एक्ट के अंदर गिवन है। तो उसके हिसाब से पार्टनरशिप क्या होता है, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सनस। तो मिनिमम 2 पर्सनस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप बिजनेस। तो कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। तो पार्टनरशिप जो है एक ऐसा संबंध है 2 या 2 लोगों से ज़्यादा के बीच में, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ लीगल बिजनेस। तो एक ऐसा बिजनेस जो लीगल है और उससे जो बिजनेस है उसको करके उससे जो प्रॉफिट होगा वो शेयर करने के लिए उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है। और वो बिजनेस है या तो सभी के द्वारा चलाया जा सकता है, कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई भी एक आदमी भी उस बिजनेस को रन कर सकता है। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स ही बिजनेस को चलाएं, कोई भी पार्टनर जो है, एक आदमी भी जो है बिजनेस को रन कर सकता है। और उन्होंने जो है किसी लीगल बिजनेस को, जो कानून की नज़रों में वैध है, यानी कि कोई मान्यता है उसको, किसी तरह का कोई गैर कानूनी काम नहीं है, उसके लिए जो है इसको लीगली जो है ऑथराइज किया गया है कि आप बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। तो 2 या 2 लोगों की इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की इसमें आवश्यकता होती है पार्टनरशिप करने के लिए। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है, इसके जो नियम है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हिंदी में कहते हैं इसको भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 जो है, उसके अंतर्गत जो भी इसके अंदर नियम दिए गए हैं उसका पालन करते हुए पार्टनरशिप बिजनेस को किया जाता है। देन मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। देन रिस्क इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। तो जो जैसे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में देखा कि रिस्क जो है सारा का सारा जो है सोल प्रोप्राइटर का होता है, उसी को सारा जो है नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है रिस्क जो है पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है। 2 पार्टनर है तो 2 के बीच में डिवाइड हो जाएगा, 3 है तो 3 के बीच में हो जाएगा, 4 हैं, 5 हैं, तो जितने भी पार्टनर्स होंगे तो उसमें एक आदमी के ऊपर ज़्यादा जो है बोझ नहीं पड़ता है, उसे अकेले को रिस्क नहीं उठाना पड़ता है, ये बट जाता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिसीजंस आर टेकन बाय द म्यूचुअल डिस्कशंस। तो जब हम फैसले लेते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था, उसमें क्या होता है कि वो खुद ही फैसला करता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उसमें कई बार गलत डिसीजंस भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डिसीजन जो लिए जाते हैं कोई एक आदमी की मर्जी नहीं चलती, यहाँ पर इसमें सभी पार्टनर्स मिल करके डिसीजन लेते हैं, फैसला करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। देन दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। तो इसमें जो है कंट्रोलिंग सभी की होती है, सभी पार्टनर्स जो है बिजनेस को चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन पर उनका नियंत्रण होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टनर ही डोमिनेट कर रहा है बिजनेस को और बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सभी का इस पे पूरा अधिकार होता है, क्योंकि सभी ने पैसा लगाया है, कोई कम हो या ज़्यादा हो, इससे उनके जो राइट्स हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता, सभी को इक्वल राइट्स होते हैं। देन देयर इज़ कंटिन्यूटी इन द बिजनेस। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसमें हमने देखा था देयर इज़ लैक ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि वहाँ पर अगर मान लीजिए प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है या बीमार हो जाता है, इस कंडीशन में नहीं है कि वो बिजनेस चला सके, तो कई बार क्या होता है उसका बिजनेस बंद हो जाता है। पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक पार्टनर चला जाता है, यदि अगर वो नहीं कंटिन्यू करना चाहता तो उसकी जगह हम किसी और को पार्टनर बना सकते हैं, या जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो भी बिजनेस को चला सकते हैं। इस तरह से ये कंटिन्यूली काम कर सकता है, चल सकता है। तो इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह लैक ऑफ कंटिन्यूटी नहीं होती, निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी होती है, और ये जब तक चाहे पार्टनर्स जो है इसको चला सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस करने के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो हमने उसके डिसएडवांटेज पढ़े थे, उसमें जो कमियां थी उसको यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस कहीं ना कहीं पूरा करता है, और उसकी कमियों से जो है इसके एडवांटेजेस उभर के आते हैं। तो क्या एडवांटेजेस हैं, लेट अस सी।
इट इज़ ईजी टू स्टार्ट और क्लोज द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस जो है इसको खोलना और बंद करना आसान होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं है। बिना एग्रीमेंट के, बिना परमिशन के गवर्नमेंट के आप इसको खोल सकते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ करके। कुछ चीज़ें जो होती हैं उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। जैसे आप कोई मेडिसिन की शॉप खोलना चाहते हैं या कोई और तरह का आप बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें कानूनी रूप से जो है कंपल्शन है कि आपको बिना लाइसेंस के आप वो काम नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो नॉर्मल बिज़नेस करते हैं उसके लिए आप बिना गवर्नमेंट परमिशन के, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप को खोलना और बंद करना आसान होता है, पार्टनरशिप बिजनेस को भी उसी तरह से आसान होता है। दैन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ वॉलंटरी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करें या ना करें ये ज़रूरी नहीं है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, आप अपनी खुद की शॉप कहीं भी खोल सकते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी आप अपना खुद का बिजनेस अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर, रिलेटिव्स के साथ मिल करके या जिसके साथ भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं उसके साथ मिल करके आप बिज़नेस कर सकते हैं। और ये ऐच्छिक है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है आप अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन कराना चाहें या ना चाहें। अगर आप कराते हैं तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में सुविधा रहती है। किसी भी तरह के, कई बार हमारे बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, पार्टनर्स के बीच में किस तरह के झगड़े हो जाते हैं, तो उसको सॉल्व करना आसान होता है। देन थर्ड एडवांटेज है दैट इज़ गुड डिसीजंस आर टेकन एज दे आर टेकन बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो जो भी हम फैसला करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो म्यूचुअल डिस्कशन, आपसी जो है डिस्कशन के माध्यम से लिए जाते हैं। यानी कि पहले डिस्कशन होता है, उसमें सही क्या रहेगा, गलत क्या रहेगा, और सभी पार्टनर्स मिल करके डिसाइड करते हैं। तो जब बहुत सारे लोग मिल करके कोई काम को करते हैं, फैसला लेते हैं, तो उसमें अच्छे डिसीजंस आते हैं क्योंकि इसमें प्रॉपर डिस्कशन से जो पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू हैं हर चीज़ के, उस पर विचार किया जाता है और फिर जो सही है, जो बेस्ट है हमारे बिजनेस के लिए, वो डिसीजन लिया जाता है। देन मोर कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड एज कम्पेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की एक डिसएडवांटेज है कि उसमें एक लिमिट तक ही पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है सोल प्रोप्राइटर के द्वारा, क्योंकि उसके पास जो सोर्सेज हैं वो कैपिटल के लिमिटेड ही होते हैं। या तो अपना पैसा लगाएगा, या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, या अपनी सेविंग है, या वो अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या बैंक से लेकर के लोन का पैसा लगा सकता है। इसके अलावा उसके पर कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर वो बिजनेस को बढ़ाना भी चाहे तो वो नहीं बढ़ा सकता, तो लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पर। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि कैपिटल को उसके कंपैरिजन में जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसके मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की जा सकती है, क्योंकि जितने भी कैपिटल की जब हमें आवश्यकता पड़ती है हम पार्टनर्स बनाते रहते हैं और इस तरह से अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहते हैं। तो इसमें जो है बिजनेस में पैसा एज कम्पेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ज़्यादा लगा हुआ होता है। देन नेक्स्ट एडवांटेज इज रिस्क इज डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अकेले पार्टनर को ही, जो अकेला व्यक्ति है उसी को सारा जो है रिस्क उठाना पड़ता है, सारा नुकसान उसी को सहन करना पड़ता है। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप बिजनेस है, इसमें जो रिस्क है दैट इज डिवाइडेड अमंग द ऑल द पार्टनर्स। जो 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी को थोड़ा थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो पर पार्टनर जो है वो रिस्क कम हो जाता है, उसको कम नुकसान उठाना पड़ता है। देन सीक्रेसी इज मेंटेन्ड एज दीज फर्म्स आर नॉट बाउंड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड सबमिट रिपोर्ट्स लाइक कंपनीज। तो यहाँ पर जो है सीक्रेसी मेंटेन रहती है, गोपनीयता बनी रहती है, क्योंकि जो फर्म है उसको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या अपने जो अकाउंट्स हैं, जो खाते हैं, उनको पब्लिश नहीं करना पड़ता जैसे कंपनीज़ को करना पड़ता है। उन्हें जो है अपने कंपलसरी है कि वो अपने जो अकाउंट्स हैं, खाते हैं, बैलेंस शीट्स हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है या ट्रेडिंग अकाउंट है या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, वो उनको पब्लिश कराने होते हैं पेपर में, या उसको पब्लिक के लिए अगर कोई देखना चाहता है तो उनको अवेलेबल करानी पड़ती है। इससे गोपनीयता भंग होती है, सबको पता चल सकता है कंपनी के पास क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या एसेट्स हैं, तो इससे कोई ना कोई उसका डिसएडवांटेज भी लिया जा सकता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, सीक्रेसी बनी रहती है, क्योंकि पार्टनर्स को ही पता है उनके पास क्या है क्या नहीं है, या क्या डिसीजन वो ले रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो इस तरह से सीक्रेसी इसमें मेंटेन रहती है। देन नेक्स्ट एडवांटेज इज देयर इज कंटिन्यूटी इन द बिजनेस एज इफ एनी पार्टनर लीव द बिजनेस, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड एट इट्स प्लेस। तो अगर कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, रिटायरमेंट का केस हो या डेथ हो जाती है या किसी और कारण से वो जो है बिजनेस को छोड़कर जाना चाहता है, तो वो जा सकता है। उसके जाने से बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो जैसे पहले चल रहा था एज इट इज़ चलता रहेगा। उसकी जगह हम किसी नए व्यक्ति को भी पार्टनर बना सकते हैं, या फिर जो पुराने पार्टनर्स हैं वही बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे बिजनेस में कंटिन्यूटी बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है, वो लगातार चलता रहता है, किसी के आने या जाने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ओके, नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, नाउ वी विल डिस्कस द
डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो किसी भी चीज़ के अगर फ़ायदे होते हैं तो उसके भी नुकसान होते हैं, तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो इसमें पार्टनरशिप बिजनेस जो है इसके फ़ायदे तो बहुत देखे हमने, अब नुकसान क्या हो सकते हैं इस बिज़नेस के, आइए देखते हैं। ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट दीज बिजनेसेस कैन बी एक्सटेंडेड अप टू अ लिमिट। तो क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं वो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, जो भी लिमिट है पार्टनर्स की, तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद भी अगर कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो एक लिमिट तक ही वो कैपिटल ला सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से लोन ले सकते हैं, फ्रेंड्स या रिलेटिव से लोन ले सकते हैं। तो जैसे कंपनी में होता है बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, कोई भी लिमिट उसकी नहीं है, जितनी भी चाहे हम उसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़े लेवल के बिजनेस हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की तरह ही पार्टनरशिप बिजनेस की भी एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एक पैसा लिमिट तक ही लग सकता है। तो जितने पार्टनर्स हैं मैक्सिमम वो अपने हिसाब से उतनी कैपिटल ला सकते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी है, लेकिन उसके ज़्यादा वो नहीं ला सकते। तो अगर बिजनेस को हम बढ़ाना चाहते हैं, बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल है वो इतनी नहीं हो पाती है। दैन नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स आर ऑल्सो सीन इन दिस बिजनेस। जो ये बिजनेसेस होते हैं इसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो ज़रूरी है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हों या उनके पास कोई डिग्रीज डिप्लोमाज हों। तो कोई भी व्यक्ति जो है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसके लिए कोई बिजनेस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, मिनिमम या मैक्सिमम भी आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसा है, जिसके पास इच्छा है बिजनेस करने की, वो कर सकता है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस जो है इसमें नहीं होती कि पार्टनर जो है, व्यक्ति जो है उसी वही बिजनेस कर सकता है जिसके पास ये डिग्रीज हो या ये कोई भी क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किया था पहले भी फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था। तो इस तरह का कोई क्राइटेरिया है नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनको कुछ बहुत अच्छी जो प्रोफेशनल नॉलेज होती है बिजनेस को चलाने के लिए वो उनके पास हो। तो मैनेजरियल स्किल्स जो सोल्स प्रोप्राइटरशिप में भी एक कमी होती है कि एक आदमी सभी काम नहीं कर सकता। इस तरह से जो पार्टनर्स हैं ज़रूरी नहीं है कि उनको बिजनेस प्रॉपरली मैनेज करना आता हो, अच्छी तरह से वो उसको चला पाएँ। तो जो गुण चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक मैनेजर के अंदर, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिजनेस ये खुद ही चलाते हैं, अपने बिजनेस को खुद ही मैनेज करते हैं। तो इनके पास ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनली ये ट्रेंड हों, अपने बिजनेस को अच्छे से चला पाएँ। तो ये दिक्कत जो है इस तरह के बिजनेसेस को आती है मैनेजरियल स्किल्स से रिलेटेड। देन पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटीज एंड देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू पे द डेट्स। जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में होता है, प्रोप्राइटर की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स जो होती हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती है वो भी अटैच की जा सकती है डेट्स को पे करने के लिए। तो आउटसाइडर की लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए जो पार्टनर्स हैं उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच किया जा सकता है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है डेट्स को पे करने के लिए। तो ये एक डिसएडवांटेज है इस बिजनेस का। Then next disadvantage is there is delay in the decision making as mutual decisions are taken। क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसमें पार्टनर जो व्यक्ति होता है वो अकेले डिसीजन लेना होता है, तो क्विक डिसीजंस आर टेकन देयर। तो वहाँ पर अपने हिसाब से वो जल्दी से फैसला कर सकते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। और यहाँ पर क्या होता है कि पार्टनर्स बहुत सारे हैं मान लीजिए, तो उनको आपस में डिस्कशन करना पड़ेगा, प्रॉपर मीटिंग होगी, डिस्कस होगा। कई बार हो सकता है पार्टनर्स की आपस में सहमति बनी, कई बार नहीं भी बनी, तो फिर वो डिले हो जाता है डिस्कशंस के दौरान। तो कई बार हमारे अच्छे अवसर जो है हमारे हाथ से निकल सकते हैं, बिजनेस की डील्स जो है वो हमारे हाथ से जा सकती हैं। तो टाइमली डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस में। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं कि अगर हम समय पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं या हमारे बीच में प्रॉपर एक एग्रीमेंट नहीं बन पाता है, पार्टनर किसी पॉइंट पर जो एग्री नहीं करते हैं, तो उससे फैसला लेने में देरी हो जाती है। देन देयर आर म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट्स अमंग द पार्टनर्स। क्योंकि पार्टनर जो होते हैं उनमें अक्सर ऐसा होता है, देखा जाता है कि आपसी झगड़े होते रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर के, और कोई एक पार्टनर जो होता है डोमिनेट करता है, उसी की चलती है, या वो कोई पार्टनर चाहता है कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिले, मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई है, या किसी और कारण से उनमें कुछ ना कुछ झगड़े आपस में चलते रहते हैं। तो जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे, लोग होंगे, तो हर कोई जो है एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उनमें आपस में झगड़े या विवाद हो सकते हैं। देन एनी पार्टनर कैन लीक द बिजनेस सीक्रेट्स और कमिट फ्रॉड्स। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे बीच में पार्टनर्स हैं, क्योंकि उन्हें हमारे सारे बिजनेस के सीक्रेट्स पता हैं, तो वो अपने पैसे के लिए या किसी और लालच में अपने बिजनेस के सीक्रेट्स किसी और के साथ या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, बाहर वाले के साथ शेयर कर सकता है, या हमारे कंपटीटर्स को भी वो जो है हमारे सीक्रेट्स जो है बिजनेस के वो बता सकता है, या किसी तरह की फ्रॉड या चीटिंग की संभावना भी हो सकती है।
देन देर इज़ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन दीज फर्म्स एज दे आर समटाइम नॉट रजिस्टर्ड। तो क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है, पार्टनर्स चाहें तो अपने बिजनेस फर्म का रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। तो जो रजिस्टर्ड फर्म्स होती हैं उसके ऊपर लोगों का विश्वास होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है पूरी जांच परख करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करती है किसी फर्म का कि ये फर्म सही है और ये अच्छा जो ठीक है वो बिज़नेस कर रही है, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। और लोगों को ये भी विश्वास रहता है कि फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई भी जो कोई कुछ भी इस तरह का फ्रॉड या किसी तरह की चीटिंग करती है तो उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट में केस किया जा सकता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड फर्म है तो उनको पकड़ा जा सकता है कानूनी रूप से। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड फर्म नहीं है तो यानी कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं है तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं माना जाता है कानूनी रूप से, और ऐसे फर्म्स का जो है उस पर लोगों का विश्वास कम होता है। जो लोग हैं उसके साथ डील करने में हिचकिचाते हैं और अविश्वास उनमें होता है। अब तक हमने डिस्कस किया है कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो जो पार्टनर्स होते हैं बिजनेस में वो कई प्रकार के हो सकते हैं, तो उसको हम उनके नेचर वाइज या अलग अलग हिसाब से उनको अलग अलग टाइप में जो है क्लासीफाई करते हैं। तो कितने कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं आइए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज एक्टिव पार्टनर, इसको हिंदी में कहते हैं सक्रिय साझेदार। तो एक्टिव पार्टनर कौन होता है? एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु एक्टिवली कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड मैनेजेस द बिजनेस। ही इन्वेस्ट कैपिटल, हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। तो एक्टिव पार्टनर जो होता है वो अपना पैसा लगाता है बिजनेस में, कैपिटल इन्वेस्ट करता है और एक्टिवली बिजनेस को चलाता है, खुद ही उसका सारा हिसाब किताब देखता है, उसमें जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, जो काम करने होते हैं, रूटीन वर्क होता है जो बिजनेस का, वो सबको वो संभालता है, ऑफिस आता है प्रॉपर और सारे काम वो खुद देखता है। तो उसे एक्टिव पार्टनर कहा जाता है, सक्रिय साझेदार कहा जाता है। और साथ साथ उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी में आपको पहले बता चुकी हूँ अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। तो जिसमें उसकी कोई सीमा नहीं होती है देनदारी की, और उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स जो होती हैं उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस, तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में डिसाइड होती है वो उसको उस रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करता है या लॉस को भी शेयर करता है। इस तरह से एक नॉर्मली जो है रूटीन वर्क जो होता है बिजनेस का वो खुद सारे देखभाल उसकी करता है, खुद चलाता है अपने बिजनेस को। देन सेकंड टाइप ऑफ पार्टनर कैन बी इनएक्टिव पार्टनर, इसको स्लीपिंग पार्टनर भी कहा जाता है, इसको डोरमेंट पार्टनर भी कहा जाता है और हिंदी में इसको निष्क्रिय साझेदार कहा जाता है या सुषुप्त साझेदार भी कहा जाता है। तो सोया हुआ कौन होता है? जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता, हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तो निष्क्रिय होते हैं बिल्कुल। तो इनएक्टिव जो पार्टनर होता है वो क्या होता है? दिस पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द फर्म, हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटीज एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म बट डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो जो इनएक्टिव पार्टनर होता है वो भी एक्टिव पार्टनर जैसे ही होता है, लेकिन वो जैसे एक्टिव पार्टनर बिजनेस को चला रहा है इस तरीके से वो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, रोजमर्रा के काम जो होते हैं, डिसीजंस होते हैं, जो बिजनेस को कंट्रोल करना है, चलाना है, वो इसमें कोई भाग नहीं लेता। वो सिर्फ पैसा लगा देता है और प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है बिजनेस के, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, लेकिन वो बिजनेस में कोई काम नहीं करता है। सिर्फ पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया है, प्रॉफिट्स वो लेगा और उसका कोई रोज़मर्रा के जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें उसकी कोई भागीदारी नहीं होती है। उसे हम स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर या इनएक्टिव पार्टनर कहते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर इज सीक्रेट पार्टनर, गुप्त साझेदार। This partner contributes capital to the firm, having unlimited liabilities toward the creditors, manage the business and share profit and loss of the firm. But general public do not know that he is actually partner of the firm. तो ये पार्टनर जो होता है सीक्रेट पार्टनर, ये बिजनेस में पैसा भी लगाता है, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्रेडिटर्स के प्रति, और ये बिजनेस को चलाता भी है, मैनेज भी करता है, एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, बिजनेस के प्रॉफिट लॉस भी शेयर करता है। बट लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि भाई वो भी बिजनेस का पार्टनर है। तो ये लोगों की नज़रों से छुपा हुआ होता है। नज़रों से छुपा हुआ मीन्स लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती कि ये पार्टनर है, पर एक्चुअल में वो पार्टनर है, बिजनेस चला रहा है, प्रॉफिट शेयर कर रहा है, कैपिटल लगाई है, लेकिन लोगों को, आम जनता को या जो डील करते हैं बिजनेस के साथ, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये व्यक्ति इसका पार्टनर है बिजनेस फर्म का। तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे पार्टनर को सीक्रेट पार्टनर कहा जाता है। ओके, फोर्थ टाइप जो पार्टनर है उसको कह सकते हैं नॉमिनल पार्टनर या नाम मात्र का साझेदार। ए नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउ द पार्टनरशिप फर्म टू यूज हिज नेम
as a partner, but actually he does not contribute any capital, does not manage business or share profit or loss of the business. But outsider or general public think that he is a partner, so he become liable for the debts of the firm. तो नाम मात्र का साझेदार वो होता है जो अपना नाम जो है वो बिजनेस में इस्तेमाल करने देता है पार्टनरशिप बिजनेस में, लेकिन वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता है, ना तो उसने कैपिटल लगाई होती है, ना वो बिजनेस को मैनेज करता है, चलाता है, ना वो प्रॉफिट लॉस लेता है, बिजनेस के कोई हिस्सा नहीं लेता, कोई प्रॉफिट नहीं लेता। मगर बाहर वाली जो आउटसाइडर्स हैं, जो आम जनता है, उन्हें ये लगता है कि ये पार्टनर है, और ऐसे में फिर क्योंकि लोग जो है उसको पार्टनर समझते हैं, तो इस तरह से वो लायबल हो जाता है डेट्स ऑफ द फर्म के लिए, यानी कि जो देनदारी होती है फर्म की उसमें, क्योंकि लोगों को तो यही लगता है कि ये पार्टनर है इस बिजनेस का, तो इसलिए जो है वो जो भी देनदारी होती है फर्म की उसमें वो बराबर का भागीदार हो जाता है, क्योंकि वो अपना नाम यूज़ करने दे रहा है। तो नॉमिनल पार्टनर सिर्फ नाम का पार्टनर होता है, मतलब कि वो उसने पार्टनर, एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, वो कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा, कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस सिर्फ उसका नाम इस्तेमाल हो रहा है बिजनेस में। ऐसे पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर इज पार्टनर बाय एस्टॉपल। सम टाइम पार्टनर इज नॉट पार्टनर इन द फर्म, बट ही टेक्स keen interest in the business and behave as he is a partner. So but by his behavior general public think that he is also partner of the firm. तो जो पार्टनर बाय एस्टॉपल होता है वो पार्टनर होता है जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, और जो है इस तरह से उसका व्यवहार होता है कि लोगों को देखने से लगता है आम जनता को कि ये बिजनेस का पार्टनर है, बट एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं होता है। ना तो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की होती है, ना वो प्रॉफिट लॉस शेयर करता है, ना ही वो बिजनेस को चलाता है, लेकिन उसके बिहेवियर से ऐसा लोगों को प्रतीत होता है बाहर वालों को कि वो बिजनेस का पार्टनर है। तो ऐसी दशा में जो पार्टनर व्यक्ति है जो इस तरह से बिहेव कर रहा है कि वो पार्टनर है, तो वो लायबल हो जाता है टू द क्रेडिटर्स फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म, क्योंकि बाकी लोगों को तो यही लग रहा है कि वो पार्टनर है, तो इसलिए जो है उसको भी लायबिलिटी पे करनी पड़ सकती है, जैसे कि बाकी पार्टनर्स पे करते हैं। आउटसाइड लायबिलिटीज़ के लिए वो भी बराबर का जिम्मेदार या वो माना जाता है। तो उसके बिहेवियर से लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि वो इतना एक्टिवली होके पार्टिसिपेट कर रहा है इस बिजनेस की उसमें। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई बिजनेस फर्म है, और आपके साथ वो जाता है वहाँ मीटिंग में, सक्रिय रूप से भाग लेता है, डिस्कशन करता है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो बाहर वाले लोगों को तो यही लगेगा कि ये पार्टनर होगा, साथ में आया हुआ है जो इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि बाहर वाले को जो पार्टनर नहीं होगा उससे इतना इंटरेस्ट नहीं होता बिजनेस में, या किसी दूसरे के काम में कोई बोलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर उसने इस तरह से शो किया अपने बिहेवियर से कि वो लोगों को लगा कि वो भी पार्टनर ही होगा बिजनेस का, इसलिए हो सकता है वो बिजनेस डील्स उनके साथ, फर्म के साथ करें। Okay, next partner type of partner is partner by holding out. A person, though not a partner of the firm, but does not contribute any capital, neither share profit or loss of the business, or actively manages the business, he knowingly allows himself to be presented as a partner in the firm. Such partners become liable to outside creditors for the debts as business deals when were done on the basis of such partners representation. तो ये भी सिमिलर है इसी तरीके से जैसे पार्टनर बाय एस्टॉपल है। ये इसमें जो है जो पार्टनर है वो व्यक्ति जो है वो पार्टनर नहीं है एक्चुअल में, पर ना ही उसने कोई कैपिटल लगाई है बिजनेस में, ना ही वो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहा है बिजनेस के, ना ही वो बिजनेस को चला रहा है, लेकिन वो जानबूझकर अपना नाम जो है वो बिजनेस में बिजनेस जो पार्टनरशिप फर्म है वो रिप्रेजेंट करने दे रहा है, अपने नाम को इस्तेमाल करने दे रहा है, और उसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो पार्टनर है। तो सच पार्टनर्स बिकम लायबल टू द आउटसाइड क्रेडिटर्स। तो ऐसी कंडीशन में जो है हो सकता है बाहर वाले लोग उसको देख करके उसकी वजह से जो है बिजनेस के साथ सौदा करते हैं, डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो है वो लायबल हो जाता है आउटसाइडर क्रेडिटर्स को, जो बाहरी हमारे जिनसे हमें लेन देन करना होता है, जो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं बिजनेस की, उनके प्रति वो भी बराबर का जिम्मेदार माना जाता है। देन माइनर पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइनर पार्टनर, इसका अलग से भी नोट आ सकता है एग्जाम में। माइनर यानी इसको हिंदी में अवयस्क साझेदार कहा जाता है। ए माइनर पार्टनर इज वन हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स और मेजोरिटी। तो ए माइनर पार्टनर जो अवयस्क साझेदार होता है वो व्यक्ति होता है या वो होता है जो 18 साल से कम आयु का होता है, या जिसने अभी तक 18 साल की आयु प्राप्त नहीं की। जो ये एज ऑफ मेजोरिटी है यानी कि वयस्क होने की आयु है, ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग है। तो कुछ कंट्रीज़ में 16 साल है, कुछ कंट्री इंडिया में ये 18 साल है। तो भारत के अगर हम संदर्भ से देखें तो 18 साल जो होते हैं, 18 ईयर्स जो होता है, उससे अबव व्यक्ति 18 या उससे अबव व्यक्ति को जो है एडल्ट कहा जाता है या वयस्क कहा जाता है। तो माइनर को भी
पार्टनर बनाया जा सकता है। ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। वैसे तो किसी माइनर को हम पार्टनरशिप बिजनेस में जो है पार्टनर नहीं बनाते, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें किसी माइनर को पार्टनर बनाना ही पड़े। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सभी की पार्टनर्स की आपस में सहमति होनी चाहिए कि हम उसको पार्टनर बनाना चाहते हैं, और ऐसा कोई भी कारण हो सकता है उसकी हेल्प करने के लिए हम बना सकते हैं, या किसी और तरह से उसके कोई हमें उसकी जो है उसको कोई लाभ लेने के लिए जो है बिजनेस में हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम उसे पार्टनर बना सकते हैं। तो किसी भी कारण से माइनर को भी पार्टनर बनाया जा सकता है। तो जो व्यक्ति 18 साल से कम आयु का होता है तो उसे हम माइनर पार्टनर कहते हैं। ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द बिजनेस, ही शेयर ओनली प्रॉफिट्स एंड नॉट द लॉसेस। तो वो बिजनेस में पैसा भी लगाते हैं जैसे कि नॉर्मल पार्टनर्स लगाते हैं। ही शेयर ओनली प्रॉफिट्स, लेकिन जैसे जो वयस्क साझेदार होते हैं, एडल्ट पार्टनर्स होते हैं, 18 साल से ऊपर की आयु के पार्टनर्स होते हैं, वो प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी शेयर करते हैं। यानी लेकिन जो माइनर पार्टनर होता है वो प्रॉफिट तो शेयर करेगा, लेकिन अगर लॉस होता है बिजनेस को तो वो लॉस में कोई हिस्सा नहीं लेगा, वो लॉस जो है दूसरे पार्टनर्स को ही सहन करना पड़ेगा। देन ही डज नॉट मैनेज द बिजनेस, लेकिन वो बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो नहीं चला सकता, क्योंकि उसे नहीं पता है बिजनेस कैसे चलाना है, उसकी एज कम होती है, तो इस तरीके से वो बिजनेस को नहीं चलाता है, उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। और एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, क्योंकि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें भी जो माइनर जो होता है अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, इट इज़ एज्यूम्ड एज नल एंड वॉइड, तो उसको जो है कोई मान्यता नहीं दी जाती है कानून के द्वारा अगर 18 साल से कम आयु का व्यक्ति किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। तो इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट को साइन करने की भी इजाज़त नहीं होती है जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाता है। बट ही कैन इंस्पेक्ट द अकाउंट्स ऑफ द फर्म एंड टेक कॉपी ऑफ इट, लेकिन अगर वो चाहे तो वो उसके खाते देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है अकाउंट्स को, बिजनेस किस तरह से कर रहे हैं पार्टनर्स, किस तरह से उसका पैसा यूज़ किया जा रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहे बिजनेस की, उसे कोई देने से मना नहीं कर सकते हैं पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स, उनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। साथ ही आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ही विल बिकम द फुल फ्लेज पार्टनर। तो जब 18 साल का या उससे की आयु हो जाएगी उसकी, तो वो एक माइनर पार्टनर नहीं रहेगा, और एक वयस्क पार्टनर जो होता है, एडल्ट पार्टनर होते हैं दूसरे, उनकी तरह ही उसके पास भी सारे राइट्स होंगे। यानी कि वो उस समय उसके बाद फिर 18 साल होने के बाद वो अपने एग्रीमेंट्स भी साइन कर सकता है, बिजनेस को भी मैनेज कर सकता है, प्रॉफिट के साथ उसे लॉस भी शेयर करना पड़ेगा। तो जो एक नॉर्मल पार्टनर सारे काम करता है वही सारे काम वो भी कर पाएगा आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 या आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं, तो जैसे कई तरह के पार्टनर्स होते हैं, लगभग हमने 7 तरह के पार्टनर्स डिस्कस किए थे कि अलग अलग टाइप के किस तरह का पार्टनर्स होते हैं। ऐसे ही पार्टनरशिप जो होती हैं वो भी कई तरह की होती हैं। तो कितने प्रकार की साझेदारी होती हैं, लेट अस सी। पार्टनरशिप एट विल, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज पार्टनर्स आर विलिंग टू कंटिन्यू एंड कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम व्हेन द पार्टनर्स गिव नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ द फर्म। तो जो पार्टनरशिप विल होता है, इच्छा, तो पार्टनरशिप एट विल में जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो तब तक कंटिन्यू कर सकता है जब तक कि पार्टनर्स की इच्छा हो। तो जब पार्टनर्स की इच्छा ना हो बिजनेस को कंटिन्यू करने की, तो उनमें से कोई पार्टनर जो है, एक पार्टनर भी यदि नोटिस दे देता है कि अब हम बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप को जो है बंद कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को ख़त्म किया जा सकता है। तो पार्टनरशिप जो है एट विल, इच्छा पर निर्भर करती है पार्टनर्स के, वो कब तक उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। Then second type of partnership is partnership for particular time. So in this partnership is formed for particular time period, and when the time is complete, the partnership is terminated automatically. तो partnership for particular time period में किसी निश्चित समय के लिए, जैसे 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी समय उनको सही लगता है उस हिसाब से पार्टनर्स जो है एक निश्चित समय के लिए पार्टनर बनते हैं, और जब वो समय समाप्त हो जाता है तो उनकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। तो इसको कहते हैं पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। The next type of partnership is particular partnership, इसमें या specific partnership भी इसे कहा जा सकता है। In this type of partnership it is formed for the accomplishment of particular project or activity. तो ऐसी पार्टनरशिप जो है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, किसी काम को करने के लिए की जाती है, किसी उद्देश्य से की जाती है, और जब वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, या वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, या काम पूरा हो जाता है, तो वो पार्टनरशिप भी समाप्त हो जाती है। तो इसमें हम किसी काम को करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, या किसी उद्देश्य से जो है हम पार्टनरशिप करते हैं, और जब वो उद्देश्य हमारा प्राप्त हो जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रोड्स एटसेट्रा।
व्हेन द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड पार्टनरशिप ऑल्सो डिजॉल्व्स ऑटोमेटिकली। तो मान लीजिए 2-3 कंपनियां मिल करके आपस में, क्योंकि एक कंपनी के पास मान लीजिए पैसे नहीं हैं, तो वो आपस में पार्टनरशिप करती हैं, या फर्म्स जो हैं आपस में पार्टनरशिप करते हैं, या लोग आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि व्यक्तियों के बीच में पार्टनरशिप हो, कंपनीज़ के बीच में भी हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी पार्टनरशिप हो सकती है, साझेदारी हो सकती है। तो मिल करके वो किसी उद्देश्य को, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली उनके पास जो है उनके बस की बात नहीं है उसे पूरा करने के लिए, ना उनके पास पैसा है, ना एसेट्स हैं। तो वो मिल करके किसी के साथ 2 या 3 फर्म्स जो भी है मिल करके उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो जब वो काम पूरा हो जाता है, मान लीजिए रोड बन गई या डैम बन गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो वो पार्टनरशिप भी अपने आप खत्म हो जाती है जैसे ही काम खत्म होता है। Then next type of partnership is limited partnership. In this type of partnership, the liability of at least one partner is unlimited and rest of the partners have limited liability. Such type of partnership does not get terminated with death, insolvency, lunacy ऑफ द पार्टनर। तो इस टाइप की जो पार्टनरशिप होती है, लिमिटेड पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है, एक पार्टनर की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी यूज़ की जा सकती हैं डायरेक्ट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए, और बाकी के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसे कंपनी में पार्टनर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसी तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस में बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा उनसे लायबिलिटीज़ नहीं ली जा सकती हैं, पेमेंट्स नहीं मांग सकते। और इस तरह की पार्टनरशिप जो है ये समाप्त नहीं होती है किसी पार्टनर की डेथ से, या इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, और लूनेसी होता है पागल हो जाना, मानसिक रूप से विकृत हो जाना। तो इन्हीं कंडीशन में भी पार्टनरशिप चलती है, वो बंद नहीं होती है। द लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट हैव राइट टू मैनेज द बिजनेस। तो जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उनके पास ये राइट नहीं है बिजनेस को चलाने का। तो जो पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला है वही बिजनेस को चला सकता है। एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस फर्म्स इज कंपल्सरी। तो ऐसी फर्म्स का रजिस्ट्रेशन बहुत कंपल्सरी होता है, बिना रजिस्ट्रेशन के इनको नहीं चलाया जा सकता। एंड दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट मच पॉपुलर इन इंडिया। तो भारत में इस तरह की पार्टनरशिप जो है ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इस जो है इस पे पहले जो गवर्नमेंट ने इसको मना किया हुआ था, बैन था, और इस तरह की पार्टनरशिप जो है भारत में ज़्यादा प्रचलित नहीं है। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था टाइप ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, तो दोनों में आपको डिफरेंस रखना है। पार्टनर्स के टाइप पूछे हैं या पार्टनरशिप फर्म्स के टाइप पूछे हैं, तो दोनों में अलग अलग टाइप है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मीन्स एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू रन अ लीगल बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इट। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, बेसिकली इट इज ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के बीच में लिखित में एक समझौता होता है, उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, जिसमें कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। तो पार्टनरशिप डीड कंटेन ऑल द नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स्ड अमंग द पार्टनर्स लाइक। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें टर्म्स और कंडीशन, तो मान लीजिए कि एग्रीमेंट हम लिख रहे हैं कि हम तो सभी मिल करके आपस में जो है बिजनेस करेंगे, इस चीज़ का बिजनेस करेंगे, तो उसके लिए कुछ जनरल सी कॉमन सी बातें होती हैं जो उस एग्रीमेंट में शामिल की जाती हैं, ताकि भविष्य में जो है उनके बीच में किसी तरह कोई झगड़ा ना हो, कोई एक रिटर्न में उनके पास रिकॉर्ड रहे, और एक प्रूफ के रूप में भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है वो बिजनेस के अगेंस्ट में। यदि कोई भी झगड़े या विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए इट एक्ट्स एज अ प्रूफ ऑल्सो। तो क्या क्या चीज़ें इसमें जनरली होती हैं, नेम ऑफ द फर्म होता है, फर्म का क्या नाम है, नेचर ऑफ बिजनेस, किस प्रकार का वो बिजनेस कर रहे हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के नेम और एड्रेस क्या हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, कहाँ पर इसका जो हेड ऑफिस है बिजनेस का या फर्म का वो होता है इसमें, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स, किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है, कैपिटल इन्वेस्ट की है वो इसमें होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। तो पार्टनर्स को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पे, वो इसमें मेंशन होता है। और इसी तरह से ड्राइंग्स जो होती हैं उस पर पार्टनर से इंटरेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, और लिया जाएगा तो उसका रेट इसमें मेंशन होता है। देन सैलरी ऑफ पार्टनर, तो पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, कितनी दी जाएगी वो बताया जाएगा इसमें। देन कमीशन है, वो भी पार्टनर्स को कमीशन देनी है नहीं देनी है, किस काम के लिए देनी है, और क्या रेट होगा कमीशन का वो इसमें मेंशन होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे वो इसमें लिखा हुआ होता है, ताकि भविष्य में कोई आपस में प्रॉफिट्स को शेयरिंग को लेकर झगड़े ना हो। गुडविल वैल्यूएशन, तो जो गुडविल होती है उसका वैल्यूएशन कैसे करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है इसमें मेंशन होता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़े हो जाते हैं या बिजनेस के पार्टनरशिप फर्म के बाहरी लोगों के साथ किस तरह का कोई झगड़ा या विवाद हो जाता है उसे कैसे सेटल करना है इसमें दिया होता है।
देन एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्या कंडीशंस होंगी, किस कंडीशन में हम पार्टनर किसी व्यक्ति को पार्टनर बना सकते हैं। रिटायरमेंट केसेस क्या होंगे, किस तरह से पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा उसका, किस तरह से उसका हिसाब किताब किया जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पर। देन अकाउंट्स का ऑडिट, तो हम अपने अकाउंट्स को जो चेक करवाएंगे कि वो सही है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है, तो उसके लिए किससे ऑडिट कराया जाएगा, तो इसमें ऑडिटर्स के नाम होंगे। देन मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यदि हमें भविष्य में बिजनेस को बंद करना होगा तो डिसोल्यूशन जो है फर्म का समापन कैसे होगा, उसके बारे में सब चीज़ें पहले एडवांस में लिखी जाती हैं। ये तो कुछ जनरल सी बातें हैं। इसके अलावा भी कोई भी टर्म्स कंडीशन पार्टनर्स आपस में जो उनके बिजनेस के हिसाब से सही लगता है वो भी शामिल की जा सकती हैं। तो ये हमने कॉमन बातें लिखी हैं जो अक्सर हर पार्टनरशिप फर्म में जो डीड होती है उसमें लिखी हुई होती हैं। तो दिस डीड ऑल्सो हेल्पफुल इन द सूट्स फाइल्ड अगेंस्ट द पार्टनर्स एज इट एक्ट्स एज अ प्रूफ। तो ये डीड होती है, जो एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, ये एक सबूत के तौर पर भी काम करता है भविष्य में झगड़ों को निपटाने के लिए, जो पार्टनर्स में अक्सर फ्यूचर में लॉन्ग टाइम में हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं और पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती हैं, और जो रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में वो क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। So that's all for today. I hope you have liked this video very much, and don't forget to like, share and share this video and subscribe this channel. Thank you.